यूपी बोर्ड का चाल समझ लो कि चाल क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये इस तरह के सवाल अगर करता है कि तुलना कीजिए तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन है। तुम चाहो तो लाखों एमसीक्यूज लगा लो, लेकिन यूपी बोर्ड बहुत ईमानदारी तरीके से क्वेश्चंस को सेट करता है। भारत के अंदर में हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम नहीं है, डिग्री ले लिए लोगों की संख्या कम नहीं है, अच्छी गुणवत्ता के साथ पढ़े लिखे लोगों की संख्या भारत में आज भी बहुत कम है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है एक बार फिर से एक शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त एनालिटिकल वीडियो सीरीज में। आप ये कह लीजिए कि यूपी बोर्ड की हर उस चीज को, जिस तरीके से पेपर में बदलाव देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से पैटर्न में कुछ नए चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ खुलासा होगा एकमात्र इस वीडियो के माध्यम से। यूपी बोर्ड का चाल समझ लो कि चाल क्या चल रहा है। डिफिकल्टी पेपर जो लेवल आपको देखने को अगर मिल भी रहे हैं तो उसके पीछे क्या कहानी चल रहा है या फिर उसके राज क्या है। लेकिन अब तो पेपर हमारा इकोनॉमिक्स हो चुका। 24 फरवरी 2026 को अलग अलग सेट बने, सभी सेट्स का हमने कंप्लीट एनालिटिकल चीजें जो वो करके देख लिया, फुल एनालिसिस हो चुका है। और अब हमें यह भी जानना है कि अकाउंटेंसी और आने वाला जो हमारा पेपर है बीएसटी, ये दोनों पेपर हमारे कॉमर्स के मुख्य सवालों में से एक सवाल बन के रह जाएगा कि क्या आखिर में अकाउंटेंसी और बीएसटी का भी यही हाल होगा। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो अपडेट में। बहुत बड़ा खुलासा है। कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पर आप ये सारे जो है प्लेलिस्ट देखते हैं, जहां पर सभी अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर फैकल्टी ने आपको अपने विषयों के बारे में गहरी समझ दी है, हर एक चीजों को जानने के लिए, अपने लॉजिकल थिंकिंग लगाने के लिए भी, और डायरेक्ट क्वेश्चन में छपने वाले सवाल भी आपको करवाए। अब देखते हैं यहां पर किस किस तरह के प्लेलिस्ट जो है इकोनॉमिक्स के लिए बना। यहां पर देखेंगे संपूर्ण रिवीजन महामैराथन 30 एमसीक्यूज, इसने तो कमाल ही कर दिया और आप लोगों ने भी कमाल कर दिया। यहां पर देखोगे इस पर अभी जो है वो देखोगे तो 1 लाख से ऊपर बच्चों ने इसको देखा है। मतलब कि इस वीडियो की केवल कहानी आप समझोगे तो हर सेट का देखोगे इसके अंदर क्वेश्चन छुपा पड़ा है। आप अपना सेट पलटिए, एक एक क्वेश्चन यहां पर मैंने लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में समरी करके दिया है, जहां पर सारे क्वेश्चन एक साथ में दिख जाएंगे। पूरा वीडियो अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। इस वीडियो के लास्ट में जाइए, मात्र 20 मिनट का वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि इस वीडियो के लास्ट में जाइएगा, जहां पर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दो अलग अलग स्लाइड एक साथ में करके दे दिया कि बच्चा ये लो स्क्रीनशॉट कर लो, पूरे एक साथ में रख दिया। जो मैंने पूरी वीडियो में डिस्कस करा था, लगभग इसके अंदर में कितने क्वेश्चन से पता है, यहां 30 जरूर लिखा हुआ है, लेकिन मात्र इसमें हमने 29 क्वेश्चन दिखाया था। अगर आपको यकीन ना हो तो इसी वीडियो पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन मैंने बताए थे। आते हैं यहां पर 4 हमारे जबरदस्त सीरीज आए। यूपी बोर्ड के लिए भौकाल सीरीज जबरदस्त रहा, कितने जो है कैसे प्रदर्शन किया, इन सभी सीरीज ने बताते हैं आपको। 6 घंटे का, लगभग 6 घंटे 20 मिनट का ये जो है संपूर्ण रिवीजन सीरीज रहा। अब इसके पीछे की कहानी भी हमने आपको समझाया था कि यहां पर माइक्रो दोनों जोड़ेंगे तो कंप्लीट माइक्रो ये हो गया। यहां पर मैक्रो, ये मैक्रो दोनों को जोड़ेंगे तो कंप्लीट आपका मैक्रो हो गया। यानी कि आपको किसी और भी वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने बार बार आपको समझाए, विश्वास नहीं होता तो यहां पर देख लो, मैराथन मैंने करवाए जब बिहार बोर्ड का जो है एग्जामिनेशन नजदीक था, आपको पता ही है। और उसी दौरान हमने जो आपको न्यूमेरिकल सेशन भी दिए जो कि 1 घंटे 56 मिनट का है, जिसमें कि यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के अंदर में पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करवाए, और वो क्वेश्चंस करवाए जो कि न्यूमेरिकल टाइप से आते हैं। और देखोगे आपकी कैसे जो है यूपी बोर्ड के अंदर में वही क्वेश्चन जो है रिपीट करके डाले गए। हाँ, हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड ज्यादा रिपीटेशन नहीं करता, हमें यह भी पता है कि कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन असली सच का पर्दा तो अब खुलेगा सामने। ये देखो, मैंने 3 ऑप्शन आपको बना के दिए कि 9 घंटे का मैराथन देखो या फिर कल का हमारा मैक्रो देखो, यानी कि मैक्रो जो हमने करवाया था आपको। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दिया कि अगर आप पहला ऑप्शन कर लेते हैं तो आपको दूसरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये आपके लिए है कि 5 दिन का जो रिवीजन सीरीज कराया था उसको आप कर लीजिए, प्लस में 2 घंटे का न्यूमेरिकल सेशन जो कि मैंने अभी जस्ट दिखाया आपको, ये 2 घंटे का। ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट आपका 100% खत्म। अगर आप ये दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं तो तीसरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा तीसरा ऑप्शन करना चाहता था उसके लिए था भौकाल सीरीज, जिसके अंदर में माइक्रो अलग मैक्रो अलग।
इसी प्रकार से दोनों जोड़ा हमने कि लेक्चर जो है वहां पर दो लेक्चर कौन से हैं, लेटेस्ट वाले कौन से हैं, तो यहां पर माइक्रो और मैक्रो फिर से जो कि मैंने अभी करके आपको दिखाए, यही माइक्रो मैक्रो माइक्रो मैक्रो, समझ गए? मतलब कि यहां पर कंप्लीट आपको बातें क्लियर है। अब देखिएगा कि हर एक सेट रहा कैसे, अंदाज तो जानना बनता है ना, क्योंकि मेरा नाम है छोटू कुमार, आप लोग मुझे प्यार से छोटू सर कहते हैं, और जब भी आपने किसी भी चीज का डिमांड किया है हमने सप्लाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस होगा तभी तो वो व्यापारिक संबंध मजबूत होता है मार्केट के अंदर। लेकिन यहां पर डिमांड और सप्लाई तो प्रश्नों का चल रहा था, पैसों का नहीं, यहां पर सिर्फ प्रश्नों का डिमांड एंड सप्लाई चल रहा था। जो आप डिमांड कर रहे थे मैं उस तरह की सीरीज प्लान करके आपको दे रहा था। और आप यहां पर देखोगे सबसे इजीएस्ट सेट रहा है डीई, जो कि बच्चे बहुत कह रहे थे डिफिकल्ट है, चेकआउट कर लेना बच्चे, इन्हीं सारे सेशन से जाकर के मिला लेना एक एक करके। हमारी सेहत खराब रही फिर भी हमने एनालिसिस किया ताकि आप सभी बच्चों को मैं ये विश्वास दिला सकूं कि आने वाला पेपर रहेगा कैसे, बताएंगे आगे। यहां पर डीएफ सेट भी इजी था, यहां पर हमने सभी सेट के बारे में इजी कहा, लेकिन डीजी सेट के बारे में हम शुरुआत में भी समझ रहे थे कि ये मॉडरेट लेवल का होगा। ठीक है जी, जैसे कि मैंने देखे, अब मैंने समझा कि इसको मॉडरेट लेवल का डालना चाहिए, मैंने डाले भी इसको, लेकिन जानकर के हैरानी होगी कि इसको मैंने और तलाश किया, एक दिन और मैंने टाइम लिए, मैंने टीम से कहा कि सर मुझे एक दिन का समय और दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ राज जरूर है, जो कि मुझे मॉडरेट में अब तो नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट पेपर में से एक था। कहां से कैसे पता चलेगा आओ बताते हैं, क्योंकि इसने 100% सिलेबस को फॉलो किया। अब यहां पर जो एनालिटिकल आप लोग कह रहे थे वो बिल्कुल एनालिटिकल खत्म हो चुका, क्योंकि ये एनालिटिकल था ही नहीं। इसमें मैं दिखाता हूं आपको अगला सबूत क्या है, क्योंकि यहां पर इसने जो है, पहले मैं कह रहा था कि ये तो पैटर्न को फॉलो ही नहीं करा, बच्चे ने भी कहा पैटर्न फॉलो नहीं करा, लेकिन इसने जो है पूरी तरीके से पैटर्न को फॉलो किया है जी, किया है। मैं दिखाता हूं, अगर मॉडल पेपर आप उठा लो तो मॉडल पेपर भी इसने फॉलो किया है और 22% सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है 2026 का। अब यहां से ले लो क्वेश्चन संख्या 11, 12, 13 और 23। अब खुद ही जाकर के देखिए मॉडल पेपर के अंदर में कि ये क्वेश्चन नंबर हमने बता दिए और वहां पर ये क्वेश्चन नंबर कितने का है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है कि मॉडल पेपर क्या जारी हुआ था 2026 का यूपी बोर्ड का, तो मैं खुद आपको दिखा देता हूं कौन कौन से सीरीज यहां पर, अगर ये सेट जिन जिन बच्चों का पढ़ चुका था उनके लिए कौन कौन सा सीरीज ज्यादा हेल्पफुल रहा। वही बात जो मैंने आपको बताई, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो कौन सा, संपूर्ण रिवीजन सीरीज वाला, और मैक्रो देखो यहां पर माइक्रो मैक्रो भौकाल सीरीज का, माइक्रो मैक्रो संपूर्ण सीरीज का। आपको समझ आ गया होगा कि यही थी कहानी कि अगर आपने 4 लेक्चर्स देखे तो उसके प्रैक्टिस किए या नहीं। शायद आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, शायद आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, और दूसरा मैं मानता हूं कि शायद आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं यह भी कहता हूं कि मुझ पर विश्वास मत करो, मेरे द्वारा किया गया एनालिटिकल क्वेश्चंस के बारे में, मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस के बारे में आप ट्रस्ट करने पर मजबूर हो जाओगे आज, क्योंकि आप यहां पर बहुत सारी चीजें देखने वाले हो। डीआई सेट भी बहुत सारे बच्चों का कहना था सर मुश्किल लग रहा था, हालांकि ज्यादा इसके बारे में कोई हो हल्ला नहीं मचा, अच्छी बात है। यहां पर पैटर्न भी फॉलो हुए, मॉडल पेपर भी फॉलो किया, सिलेबस को भी फॉलो किया। हमारी जो 9 घंटे की मैराथन थी, भौकाल सीरीज था संपूर्ण, हर जगह पर इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, हर जगह पर। यहां पर देखो सबसे इजी पेपर जो रहा वो रहा डीजे, लेकिन बहुत सारे बच्चों में भ्रामक ये पैदा हो गया कि डीजी के जगह पर डीजे डीजे बोलने लगे। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये है डीजी, जो कि बच्चों को मुश्किल लग रहा था, मुझे भी शुरुआत में लगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको आगे खुलासा करने वाला हूं कि डीजे डीजे कह के चलाने लगे बच्चे, कमेंट्स में लिखने लगे कि सर डीजे भी मुश्किल था, शायद आपने पेपर नहीं देखा। बेटा पेपर को देखना और पेपर को ठीक ढंग से समझना दोनों अलग अलग बात होता है। जब तक मैं उस पर डेप्थ रिसर्च ना कर लूं, खोजबीन ना कर लूं, दावा नहीं कर सकता मैं। इसीलिए मुझे सबूत चाहिए था कि कहां से कैसी चीजें ली गई है। सिलेबस को फॉलो किया, पैटर्न भी फॉलो किया, और मॉडल पेपर तो देखिए यहां पर 32 से 34% सेम टू सेम क्वेश्चन किए। यहां पर की बात अगर देखोगे तो परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट के 2-2 सवाल आपको मिलते हैं, जो कि हमने हर बार आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन जरूर करके जाने हैं। और यहां पर क्वेश्चन नंबर मैच भी कर लो, 12, 13, 15, 17, 23 और 25। अगर आप विश्वास थोड़ा और करना चाहते हैं कि क्या इसने मॉडल पेपर फॉलो किया या नहीं, तो चलिए बैक जाते हैं। यहां पर देखोगे क्वेश्चन नंबर मैंने बताया है मॉडल पेपर का क्वेश्चन संख्या है 12 और 13, वही चीजें यहां पर भी देखो 12 और 13, मतलब कि 100% ये चीजें जो हो मॉडल पेपर की हैं। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो डाउनलोड करके देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। लेकिन यहां पर देखोगे एक चीज और, यहां पर भी लिखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन इसने 23 नंबर का फॉलो कर लिया, और यहां पर भी देखो इसने 23 नंबर का क्वेश्चन फॉलो
कर लिया जी, कर लिया। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दो देखने को मिले, वो कौन से थे? यहां पर केवल 11, 12, 13 और 23 था। यहां पर देखो 11 तो नहीं है, 12, 13 और यहां पर दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है वो इसने ऐड किए मॉडल पेपर से ही, जो कि 15 और 17 था, इसके अलावा 25 भी। मतलब मॉडल पेपर का यहां पर जो है 32 से 34% डाल दिया गया। और जो डिफिकल्ट आप लोग कह रहे थे उसका जो 22% क्वेश्चन सेम टू सेम है मॉडल पेपर से। अब बताइए मॉडल पेपर कितना फॉलो करना चाहिए? शिक्षाविद हर एक टीचर जानते हैं कि मॉडल पेपर का 15% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। मॉडल पेपर का जो है 15% अगर किसी पेपर में आ गया है फाइनल पेपर में, तो समझ लो पेपर बहुत आसान था, बहुत इजी था। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, दूसरे इसके एक और तर्क दिए जाते हैं कि इसमें जो है एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एनालिटिकल कोई क्वेश्चन नहीं था। अब कहोगे सर ये एनालिटिकल एक नया शब्द सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा, तो मैंने इसके भी डेफिनेशन रखे हैं कि आखिर में एनालिटिकल क्वेश्चन होते क्या है बच्चे। एनालिटिकल क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इसके प्रॉपर डेफिनेशन क्या दिए जा सकते हैं, तो हमने इसकी भी पुख्ता व्यवस्था कर दिया है। यहां पर देख लो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। एनालिटिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसे आप डायरेक्ट जो है जवाब नहीं दे सकते, उसके ऊपर सोचने के लिए थोड़ा सा आपको मजबूर होना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन को एनालिटिकल क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे कि आपसे डायरेक्ट ये सवाल नहीं करेगा, डेटा दे करके बातें कर ले, डेटा की स्थिति दे दे और आपको विश्लेषण करने के लिए कह दिया, परिणाम निकालने के लिए कह दिया, तर्क निकालने के लिए कह दिया, निष्कर्ष निकालने के लिए कह दिया। मतलब कि जिनमें केवल परिभाषा या रट करके उत्तर लिखना पर्याप्त नहीं होता, वही एनालिटिकल क्वेश्चन कहलाता है। पूरी सच्चाई यह है कि यानी सिर्फ क्या है, कैसे है, यह सब सवाल नहीं करके आपको सवाल यह करता है कि क्या परिणाम होगा अगर ऐसा हो गया, तब ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये इस तरह के सवाल अगर करता है कि तुलना कीजिए, तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। अब खुलासा करते हैं। यहां पर बहुत सारे बच्चों का मानना यह था कि सर ये तो आपने बता दिया, क्या ये ऊपर ऊपर की मैं बातें कर रहा हूं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब तक मैं पुख्ता सबूत के साथ ना आऊं, ऐसा तो खुलासा मैं कैसे कर सकता हूं। लीजिए वही सीरीज जो लेटेस्ट वाले हैं 9 घंटे के सेशन से, क्या आपको नहीं करवाया कि तीनों अर्थशास्त्रियों ने कैसे कैसे अर्थशास्त्र को डिफाइन किया। वहीं से आपके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अर्थशास्त्र जो है वो रॉबिन्स अर्थशास्त्र को कैसे परिभाषित करते हैं, दुर्लभता के आधार पर। दुर्लभता को अभाव भी कहते हैं। लो यहां पर चुनाव की समस्या भी आपको डिफाइन किया हुआ था। टर्म के साथ पहले क्वेश्चन में खेला किया, पहले क्वेश्चन में टर्म के साथ, बस टर्म के साथ। क्योंकि इस क्वेश्चन में जब भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, मैं आपको बताता हूं कि दुर्लभता का मतलब अभाव भी होता है। लो जी, अभाव यहां पर लिखा हुआ है। अगला सवाल देते हैं। यहां पर इन्वेंट्री का मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया, कहीं पर भी मैंने नहीं करवाया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ही नंबर का क्वेश्चन है। आप यहां पर देख लो। और इस तरह के जो है इन्वेंट्री की बातें अगर कहीं पर भी आपके यूपी बोर्ड सिलेबस में डायरेक्ट लैंग्वेज अगर लिख दिया है, तो अगर मैंने नहीं करवाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके सिलेबस में भी इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पढ़ा जरूर जाता है। कहां पढ़ा जाता है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इंप्लॉयमेंट के अंदर में। सही तरीके से समझ आ गया होगा बात। मैंने कभी नहीं करवाया, यूट्यूब पर कभी नहीं करवाया। हाँ, हमारे पेड बैचेस के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर देखोगे उपभोग फलन क्या होता है, आपने समझ लिया होगा। भौकाल सीरीज जो है, भौकाल सीरीज से क्वेश्चन पूछे थे डायरेक्ट। देखो कितनी जगह पढ़ोगे, धनात्मक ढाल होता है, ऊपर से नीचे की तरफ डायग्राम बताया है, यहां पर नोट भी करा है, और कितनी चीजें पढ़ोगे। टाइमर तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, कौन सी सीरीज है पता चल गया होगा, ये वाली भौकाल सीरीज से है। लो जी, उसी का डिटेलिंग वीडियो। आगे बढ़ते हैं तो इस तरह का जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाँ, वित्तीय संस्था को बैंक, क्या कह रहा है, कौन सा एक वित्तीय संस्था को बैंक बनाता है? बैंक का सही डेफिनेशन पता है आपको? अगर बैंक का सही डेफिनेशन पता नहीं है तो देखिए यहां पर करवाए हैं VVI क्वेश्चंस करके आपको। व्यावसायिक बैंक, और व्यावसायिक बैंक क्या करता है? सामान्य जनता से, व्यापारियों से, उद्योगों से पैसा जमा स्वीकार करता है, प्लस में इनको उधार भी देता है। सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है कि ऋण भी प्रदान करता है, सब कुछ लिखे हुए हैं। अगर तुम्हारे ये डेफिनेशन क्लियर रहते तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव भी बन जाते। अगला सवाल, व्यष्टि तथा समष्टि, ये तो मैंने बोला मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैच किया था। देखो VVI भी करवाए हैं। कहां पर करवाया है? तो ये सीरीज देख लीजिए, कौन सी हमारी ऐसी सीरीज रही होगी, आप सभी कमेंट्स करके बता सकते हैं, जो कि 6 घंटा 7 मिनट 5 सेकंड का था। कौन सी सीरीज है, पहचान करिए। ठीक है जी। स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में बात करें तो देखो, इसको मैंने पहले डायग्राम से बताया, पहले डायग्राम बाद में डेफिनेशन। आप जाकर के चेकआउट करिए कौन सा सीरीज है। यहां पर देखो 6 घंटे 7 मिनट 5 सेकंड, 6 घंटे 5 मिनट। इसी वीडियो में आगे बढ़ोगे तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है जी। ये दोनों पेपर थे, मॉडल पेपर ही है। ये वाला भी दोनों मैच कर गया है। ठीक है जी, मॉडल पेपर का था। बजट रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल क्या होती है, स्लोप क्या होता है? लो जी, स्लोप ऋणात्मक होता है, और स्लोप यहां पर समझाया भी है, ऋणात्मक होता भी है। लो अगला सवाल यहां पर पूछा, नियोजित और अनियोजित माल सूची। फिर से वहीं से सवाल जो मैंने कहा कि मैंने कभी यूट्यूब पर नहीं करवाए, वो वाला इन्वेंट्री वाली बातें।
फिर से यहां पर बातें जो है आ चुकी है, देखोगे आप तो इसको मैंने साफ तौर पर बता दिया कि मैंने कभी नहीं करवाया, यूट्यूब पर कभी नहीं करवाया, ठीक है जी, साफ बात है, इसको नहीं करवाया मैंने कभी नहीं। अगला देखोगे डीजी सेट का ही पूरे 5 दिन में जो रिवीजन की बातें आपसे किया था, उसके अलावा आप यहां पर देखोगे मनी सप्लाई के बारे में पूछा हुआ है ना जी। यहां पर देखोगे 9 घंटे का सेशन जो है कंप्लीट चला था, हर पार्ट बाय पार्ट अगर देखें तो 2-2 ढाई घंटे की सेशंस थी। आप यहां पर टाइमर देख लीजिए कि 1 घंटा 53 मिनट जो है 48 सेकंड पर यहां पर पढ़ाया हुआ है आपको। डे 4 के अंदर में जाओगे मनी सप्लाई आपको मिल जाएगा और डिटेलिंग भी करता हुआ मिल जाएगा कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। अगला सवाल देखो यहां पर आम जनता, ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन में आपको जो है फंसाने की कोशिश किया गया। आम जनता को केंद्रीय बैंक में खाता खोलने की अनुमति नहीं है, क्या इसका मतलब यह है? मतलब आपको सोचने के लिए कह रहा खुद, यही था एनालिटिकल क्वेश्चन आपके लिए। क्या यह है इसका मतलब कि केंद्रीय बैंक कोई वाणिज्य बैंकिंग गतिविधियां नहीं करता, मतलब कोई भी जो है कॉमर्शियल बैंकिंग ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता? कैसी बातें कर रहे हो? व्यावसायिक बैंक की तरह ही केंद्रीय बैंक थोड़ा बहुत कार्य कर लेता है। कहां से पूछा था क्वेश्चन? मेरे लाइन से पूछा था, हेडिंग से नहीं, लाइन से। अब ये कैसी बात हो गई सर, आपने लिखा और उस लाइन से क्वेश्चन? हाँ जी, देखो यहां पर केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है जिसमें आम आदमी खाता नहीं खुलवा सकता है। क्या बोला है? आम आदमी खाता नहीं खुलवा सकता। यहां बोला है कि आम जनता को केंद्रीय बैंक में खाता खोलने की अनुमति नहीं है। हो गया कमाल, यहां पर हो गया कमाल, क्योंकि ये हमने लाइन डिस्क्राइब किया हुआ है और उस लाइन से आपको सवाल किया है। और ये सेशन जो है शुरुआत वाली ही है, आज सुबह वाली। मतलब आज सुबह कहने का मतलब क्या है? वो वाली सुबह जिस दिन तुमने जो है परीक्षा देने का प्लान किया जिस दिन बोर्ड ने प्लान किया कि तुम्हारा पेपर ले लिया जाए, 24 फरवरी का ही है। देखो 5 घंटे 17 मिनट 14 सेकंड हमारी क्लासेस चली थी। मैंने 5 घंटे क्लासेस लेने की बात करी थी, 17 मिनट मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस लिया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे। हर एक सेट का लॉन्ग क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, यहां से हर एक सेट का। भले 1-2 क्वेश्चन ना मैच करे, क्योंकि ये भी खुलासा करेंगे कि आखिर क्यों नहीं मैच करता कुछ क्वेश्चंस। ये लो जी, पूर्णतः स्थानापन्न वस्तुओं के मध्य जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर एमआरएस के बारे में क्या नहीं बताया आपको? एमआरएस घटेगा तो क्या, बढ़ेगा तो क्या, और स्थिर रहेगा तो क्या? स्थिर वाला सवाल आपसे पूछा था, स्ट्रेट लाइन आपको बनाने थे, चित्र सहित व्याख्या करने थे, ठीक है जी। इसका डिटेलिंग भी किया था, इसी पीछे जाओगे थोड़ा सा 1-2 सेकंड तो पीछे में मिल जाएगा आपको डिटेलिंग। टेबल बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कुल लागत की अनुसूची दे दिया है, टोटल कॉस्ट दे दिया है, फर्म की जो है कुल स्थित लागत, गलती लिखा हुआ है, स्थिर लागत लिखना चाहिए था, यहां पर रॉ के जगह त लिख दिया, कोई बात नहीं, स्थित का मतलब भी वही मान लो। तो कुल स्थिर लागत यानी कि होना चाहिए था पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कुल परिवर्तित लागत, ठीक है जी, टीबीसी भी निकालना है, टीसी दे दिया है आपको। क्या मैंने बताया था कि जब भी उत्पादन 0 हो और उस समय कुल लागत कुछ ना कुछ दिखाई दे, यही हो जाता है आपका टीएफसी। तो टीएफसी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर टीएफसी का वैल्यू हो जाएगा 10। सर उसी समय आप ये बताओ मुझे कि उसी समय टीबीसी कितना हो जाएगा? हमने आपको बताया कि उत्पादन का स्तर 0 है तो टीबीसी भी हमारा उस टाइम 0 हो जाएगा। बाकी आपका काम इसमें और क्या था? यहां पर औसत परिवर्तित लागत निकालना। हमने आपको क्या समझाएं? औसत परिवर्तित लागत का फॉर्मूला बार बार समझाएं, क्या औसत वेरिएबल कॉस्ट की बातें कर रहे हैं ना, औसत परिवर्तित लागत का। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बच्चे यहां पर कि हम जो है टीबीसी को डिवाइड किससे करते हैं? क्यू से डिवाइड करते हैं। ये लगाते फॉर्मूला आपको निकल जाता है। टीबीसी तो आपको पता ही है, क्यू तो यहां पर दिया ही है। औसत लागत पता करने थे तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते जाता, जैसे 30 को 1 से डिवाइड करता 30 आता, 45 को 2 से भाग करता, ऐसे ही 55 को 3 से भाग करता, आपका जो है वो औसत भी निकल जाता। सीमांत निकालने की बारी थी, वो सब भी आपके कैलकुलेट हो जाते। मतलब जी सिर्फ और सिर्फ यहां पर देखे तो महायुद्ध का सवाल था, महायुद्ध, जिसमें कि हमने आपको नॉमरिकल सेशन करवाए। नॉमरिकल आपका बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, ये भी मैंने आपको कहा, फिर भी मैंने आपको 6 घंटे का सेशन दिया इस वजह से, क्योंकि पूरे के पूरे यूट्यूब पर ही आप खंगाल करके देख लो। अगर कोई आपको इस तरह का नॉमरिकल क्वेश्चन जो पार्ट बाय पार्ट 1 बाय 1 करवा दे, यहां पर ऐसी वीडियो अगर आपको मिल जाए तो आप देख लेना दोबारा से, उस चीज को सब क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर तुम्हें यहां पर क्लैरिटी नहीं मिल पाई तब की बात कह रहे हैं, क्योंकि इतने विस्तारित रूप से तुम्हें हर एक चीज समझा करके भेजे हमने। आ जाओ भी यहां पर वही बात, मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन संख्या 23 मॉडल पेपर का है ये, और डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने भी करवाए। वही क्वेश्चन देखो कितने तरीके से मैंने लिख लिख करके दिए तुम्हें, और लिखा भी कि यूपी बोर्ड 2026, और आ गया 2026 में। कहां से पूछा? माइक्रो इकोनॉमिक्स संपूर्ण रिवीजन सीरीज से पूछ दिया। लो जी, और भी जगहों पर करवाए हैं, एक ही जगह पर नहीं, कई जगहों पर। सुबह की क्लासेस में भी ये क्वेश्चन करवाया है, जाकर के चेकआउट कर लेना। इसके अलावा यहां पर आइए, अगला देखते हैं और भी क्या हमारे पास, और पिटारे में क्या है, बहुत कुछ है यहां पर। अगला देखोगे
वही बात जो सुबह क्वेश्चन करवाए इसके ऑपोजिट करवाया था, सुबह इस क्वेश्चन के ऑपोजिट वाला क्वेश्चन करवाया था। और देखोगे ये सीरीज जो तुम्हें मिलेगा कहां पर, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के चले जाइए आपको, जहां पर कंप्लीट आपको बातें करी थी मैंने, और ये देख लोगे स्पेशली आपको मैं यहां पर हाईलाइट भी किया हूं, जाकर के देखिएगा जरूर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेशन के अंतर्गत आपको ये मिल जाएगा, ठीक है जी, डिटेल करते हुए। और कम से कम तो 3 बार बताया है, अलग अलग कोई भी मैक्रो का सीरीज हमारा लेटेस्ट वाला उठा लो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और ये डीजी का ही सेट था आपका, डीजी का ही। यहां पर देखो विभिन्न प्रकार की लागतें, जैसे स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, औसत लागत से मतलब जो टेबल में है बस वही है, यहां पर डिफाइन करने के लिए यहां पर आपको डायग्राम सारा एक साथ में बनाना था, वहां आपको कैलकुलेशन सारा एक साथ में करना था, मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ दिया आपको, अब फंस गए। अब फिर दूसरा एक और सवाल, अथवा मैं देखूंगे यहां पर, अथवा वाला 23 का अथवा, बाजार आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, आपूर्ति की निर्धारक कारकों की व्याख्या करिए। ये लीजिए, यहां पर 5 स्टार आपको समझ आता है, 5 स्टार नहीं, 5 स्टार का मतलब हो जाता है कि पेपर में आने वाला क्वेश्चन, अगर मैंने 5 स्टार लगाए तो पेपर में आने वाला क्वेश्चन, समझ गए होगे। तो यहां पर ये आपको कहां पर मिलेगा सर, ऐसे क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको वन शॉट के अंदर। सर वन शॉट देखूं, एग्जाम के टाइम में वन शॉट देखूं, तो बेटा मेरा जवाब ये है साफ तौर पर कि तुम्हारा सिलेबस जो है ना, सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर तुम्हारे पास सिलेबस जो है ना तुम्हारा इतना बड़ा है, इतना बड़ा सिलेबस है, अब तुम उसमें पढ़ना चाहते हो इतना पढ़ना चाहते हो, उसमें से तुम याद रखते हो इतना, रिवीजन तुम्हारा इतना ही हो पाता है, इतना याद रखो, एक स्वाभाविक सी बात है, पेपर में सारा तुम मैच नहीं कर जाएगा आपका, उसमें से एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आता है इतना, ठीक है जी, और उतने में से भी तुम लिखते हो इतना, और फिर आते आते घर आते आते पता चलता है कि हमने सर कुछ गलती कर दिया, तो कुछ कट चट जाएगा, तो फाइनली कुछ बचता नहीं है, वो होता है 0, और शून्य का आविष्कार इसका मतलब तुम ही ने किया है, किसी और ने नहीं किया इसका, साफ तौर पर। तो बात को समझिए, हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करिए, जितना बड़ा सिलेबस है उतना बड़ा बच्चों को पढ़ाइए, उतना चीजों को समझाइए, और डिटेल में उतने जो है लेकर के यहां पर बच्चा एग्जामिनेशन में जाएगा, तब जाकर के 100% के चांसेस हैं। अगर कोई बच्चा ये दिमाग लगाता है कि हम 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, 100% हमारे पेपर में मैच करने चाहिए, कभी भी मैच नहीं करेगा, और किन्हीं भी टीचर्स का मैच नहीं करेगा। संयोग बस अगर कभी भी हमारा या किन्हीं और टीचर्स का मैच कर भी जाता है, तो उस पर आप बार बार वैसा जो है प्रोसेस नहीं अपना सकते, बार बार नहीं अपना सकते। लेकिन आप शुक्र मनाइए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि आप शुक्र मनाइए कि हम ऐसे टीचर्स के पास भारत में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ लो, वो टीचर्स दिन रात जग करके आपके लिए हर एक तरीके से एग्जाम के टाइम तक, साल भर पढ़ाते ही हैं टीचर, लेकिन साल भर तक के बाद भी आपके पास मेहनत करते हैं, रात भर जाग जाग करके काम करते हैं। जैसे कि यहां पर देख लो, कुछ बच्चों ने तो कह दिया सर डीएच जो हमारा सेट था और ये तो डिफिकल्ट लेवल का था। कहां डिफिकल्ट था, हमने माइक्रो सीरीज करवाया आपको संपूर्ण रिवीजन में, वहीं पर देखो हमने 2 चैप्टर केवल इसमें कवर किए थे। बच्चे बार बार चैट्स कर रहे थे सर आपने तो केवल इसमें 2 ही चैप्टर पढ़ाया, तो फिर देखो वहीं से क्वेश्चन आया, हम क्या करें, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लो ना, टाइमिंग 1 घंटे 30 मिनट 12 सेकंड पर जाओ ना, क्वेश्चन नंबर पहला का 1 नंबर का क्वेश्चन हल हो गया। यहां पर आओ ना, दूसरे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया। यहां पर जाओ ना 3 घंटे 10 मिनट 57 सेकंड पर, तो यहां पर डिटेलिंग भी किया है इस क्वेश्चन को, दोबारा से 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 18। यहां पर आ जाओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अभी भी ये भी माइक्रो, यहां पर 2 चैप्टर फिर से पढ़ाया, चूंकि माइक्रो में 4 चैप्टर हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के सिलेबस को ध्यान दें तो 2 चैप्टर यहां पर था रिवीजन सीरीज में, और 2 चैप्टर कहां था, भौकाल सीरीज में, मैंने बार बार आपको हिंट किए। और यहां पर चैप्टर नंबर 4 था और चैप्टर नंबर 3, तो 3 से भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया 10 नंबर का, यहां पर 4 चैप्टर से भी पूछ दिया गया 6 नंबर का। यानी कि हमने जो है 23 यहां पर क्वेश्चन अगर देखोगे, क्वेश्चन संख्या 23, तो चेंजेस कुछ नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया था और तुम परेशान हो गए। टाइमर है आपके पास, जाकर के चेकआउट कर लेना। ये कौन से सेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं डीएच सेट की, डीएच सेट की हम बात कर रहे हैं, ये भी डीएच सेट की ही हम बात कर रहे हैं। अगला देखो ध्यान से, ये दोनों वीडियो के अंदर में ये चीजें मिल जाएंगी आपको आसानी से। अगर कहीं डीएच सेट के अंदर कोई भी एमसीक्यूज हो, आप उठा लीजिए, बिहार बोर्ड के अंदर जो मैंने एमसीक्यूज करवाए थे वहीं से आया था। हमें बिहार बोर्ड के लिए फोकस करना था, एमसीक्यूज तुम्हारे लिए कभी नहीं, तुम्हारे लिए कभी नहीं। अगर कहीं मैंने एमसीक्यूज करवाए भी तो तुम्हारे लिए कभी नहीं करवाया, करना भी नहीं था तुम्हारे लिए मुझे, ठीक है जी। क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर में मात्र 10 एमसीक्यूज पूछा जाता है और वो कंसेप्चुअली होता है, तुम चाहो तो लाखों एमसीक्यूज लगा लो, लेकिन यूपी बोर्ड बहुत ईमानदारी तरीके से क्वेश्चंस को सेट करता है, ईमानदार है भैया इस मामले में, बड़ा पैटर्न ईमानदार है। क्योंकि सिलेबस तो सेम है यूपी बिहार बोर्ड का, बाकी बोर्ड का भी, ठीक है जी, लेकिन पैटर्न यहां पर डिफरेंट है कि उनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, और खास करके एमसीक्यूज तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी।
तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन कौन सी चीजें कैसी पूछी गई। अब जो है वो यहां हमने इस सीरीज के अंदर यानी कि भौकाल का ही देखो मैक्रो है, और इसमें जो है 15 नंबर का चैप्टर राष्ट्रीय आय कंप्लीट किया, फिर उसके बाद का चैप्टर, और फिर 14 नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इंप्लीमेंट का चैप्टर। टोटल 36 नंबर का किया था, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर ये मिल गया आपका 4 नंबर का, क्वेश्चन संख्या 13, क्वेश्चन संख्या 22। ये डीएच सेट की ही हम बात कर रहे हैं, मैच कर लेना जाकर के। उसके अलावा फिर यहां पर देखिए क्वेश्चन संख्या 25 अथवा का क्वेश्चन मैच किया था 10 नंबर। ठीक है जी, मतलब हमने यहां पर इस क्वेश्चन को दोनों क्लास में करवाया था, दोनों मतलब मैक्रो के ये है सेशन, तो मैक्रो दोनों में, चाहे तो संपूर्ण डिवीजन में करवा जाता है, मतलब वही क्वेश्चन देखो यहां पर है, वही सेम क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है ना यहां पर, वही सेम क्वेश्चन नंबर 25 यहां पर भी लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन दोनों में करवाए हैं। समझ सकते हो इंपॉर्टेंस क्या रही होगी हमारी। और फिर एनालिटिकल बातें समझो, 8 नंबर 14 नंबर यहां पर चैप्टर कवर किए गए, टोटल 24 नंबर के, यानी कि 3 चैप्टर इसमें पढ़ाए गए थे और 2 चैप्टर इसमें। कितने चैप्टर हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में? 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए इस सीरीज से, मतलब भौकाल और संपूर्ण डिवीजन मैक्रो वाली से कंप्लीट ना। तो यहां पर देखोगे 6 नंबर, फिर 6 नंबर, काउंट करते जाना, खुद ही नंबर कैलकुलेट कर लेना। और यहां पर देखोगे असल बात लिखे तो 24 नंबर का टोटल जो है मैंने इस पूरे सीरीज में करवाया, और पूछा कितना? 24 अंक का करवाया था, और 22 अंक जो है लगातार यहीं से आपके सारे पेपर में मैच किए। अब मेरी गलती क्या है कि बाकी सेट में क्वेश्चन ना पूछे, तो इसमें मेरी गलती कहां दिख रही है आपको? या फिर तुम्हारी गलती अगर है तो तुम चैट्स में लिख करके जाओगे बच्चे, तुम्हारी गलती है एक जगह पर। लेक्चर्स देखने के बाद, टीचर्स के लेक्चर देखने के बाद नोट्स आप लोग बनाते नहीं हो। नोट्स क्या बनाओगे? रिवीजन तक नहीं करते हो। टीचर्स जो है जैसे कैमरे से हट गए, तुम्हारी स्क्रीन से हट गए, तुम्हारा दिमाग से भी कंसेप्ट हट जाता है, प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। प्रैक्टिस आपको ही परफेक्ट बनाता है, मैं बार बार बोलता रहा, लेकिन आपने प्रैक्टिस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो उसी बच्चे को जो है यहाँ पर बार बार पेपर को टफ समझ करके छोड़ दिया। ये सारी सेट आप देखोगे यहाँ पर हमने मेंशन बार बार करवाया आपको, डीएच सेट है, क्वेश्चन नंबर 16 भी मैच कर गया, लो जी क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर का था, कहां से? नॉमरिकल क्वेश्चन, नॉमरिकल सेशन में नॉमरिकल क्वेश्चन देख रहे हो विनोद? हाँ जी, देख रहे हो विनोद? एनालिटिकल क्या होते मैंने आपको बात बता दी। सुबह सुबह मैंने कितने सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे, तुम्हारे सामने पिटारा हाजिर है, तुम्हारा जो भी सेट हो मैच कर सकते हो, इतने सारे क्वेश्चंस करवाए गए थे। हर जगह पर वीवीआई लगाया, बच्चे ने चैट्स में भी लिखा सर आपने तो हर जगह वीवीआई लगाया, पूछा कुछ नहीं, मिला लो अब मिलाओ, शायद अब मैच कर जाए, क्योंकि जादू जब तक नहीं दिखेगा पता कैसे चलेगा तुम्हें हुआ क्या था तुम्हारा। ठीक है जी, क्योंकि तुम माइंड से पूरा ब्लैंक हो चुके थे, तुम्हें लग रहा था पता नहीं क्या क्या पूछ देगा। एक ही तरह का क्वेश्चन देखो उदासीनता वक्र की हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे तो केवल उदासीनता वक्र की हो, उसमें उपभोक्ता संतुलन की बात हो, या फिर उसकी विशेषताओं वाली बात हो, 3-3 जगह करवाए हैं। किन किन बच्चों की सेट से मेंशन कर रहे हैं, चैट्स में जरूर जवाब देकर के जाना बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट तैयार करने के लिए। केंद्रीय आर्थिक समस्या किस सेट में पूछा हुआ जाकर के मैच कर लीजिए, किसी ना किसी सेट का एक क्वेश्चन जरूर नजर आएगा। मैंने तो सारा सेट देख ही लिया है, और चूंकि फुल एनालिसिस कर लिया तभी तुम्हारे सामने लाए हैं। यहां पर देखोगे वीबीआई यहां पर भी लगाए, और जितने भी क्वेश्चंस वीबीआई लगाए सारे के सारे जो है सेट्स में आए हैं। जो भी सेट्स के आप हो बच्चे, प्लीज प्लीज यहां से आप लोग मैच जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना कि आपका सेट यहां से मैच किया था। टाइमर लगा देना कमेंट सेक्शन के अंदर में, टाइमर लगा देना, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक फर्म के लिए औसत लागत वक्र होता है, मांग वक्र होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और यहां पर इसका कौन सा सेट था? ये देखो सेट डीजे। गलती फहमी से बच्चे डीजी की जगह डीजे 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 करने लगे। इस डीजे का सबसे ज्यादा डीजे जो है भौकाल सीरीज में बजा हुआ है, देख लीजिए जाकर के चेक करके, क्योंकि यहां पर मांग वक्र लिखा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ कि एआर ही मांग वक्र होता है। कितनी बार बताऊं, यहां पर भी बताया था कि मांग वक्र होता है, एआर बोला है यहां पर, तभी तो इलास्टिसिटी यहां पर डिफाइन करवाया इनफाइनाइट। आप लोग कहां पर फोकस करते हो पता नहीं। ये देखो वीबीआई करवाया है, तटस्थता वक्र विशेषताएं, जो कि मैंने अभी दिखा भी दिया आपको, सुबह सुबह क्वेश्चन भी करवाए थे आपको सुबह सुबह क्लासेस में भी, और ढाल पूछ दिया यहां पर केवल, लेकिन मैंने डिटेलिंग करवाया है और यहां पर केवल एमसीक्यूज आया है। कितने परेशान रहोगे? संपूर्ण रिवीजन सीरीज से ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे, जाकर के देखिए, टाइमर यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये टाइमर रहा। इसमें भी देखो सेम बातें, यहां पर भी स्लोप बोला कि एमआरएस जो होता है इंडिफरेंस करके ढाल को बताता है, यहां पर भी इंडिकेट किया हुआ है, टाइमर यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा टाइमर। ठीक है जी, अगला सवाल। ये दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके एक साथ में पूछ दिया और तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश किया, और तुम कंफ्यूज हो भी गए, और तुम्हें लगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ दिया। पूछ रहा है कि यू आकार नहीं होता है कौन सा? तो ये सब दोनों तो एमसी और एसी यू आकार का होता ही है, क्या ये सब यू आकार का है? नहीं। इनमें से किसका नाम आ रहा है जोड़ दीजिए इसमें, ऑप्शन वही सही है। चैट्स में जरूर जवाब दे करके जाना, अभी चैट्स में जवाब दे देना। यहां से किया था, थर्ड डे जो रिवीजन सीरीज था अपना, वहां से जो है क्वेश्चन आपके जो ये वाले आए थे, आपको ये चीजें करवाया था, और आप देखोगे ये वाली बातें, आपको दोनों बातें समझ आ गई। अच्छा, ये बात रही टोटल कॉस्ट का, ये लो
थर्ड डे रिवीजन का ही आप प्रॉफिट का भी फॉर्मूला आपको बताए हैं। यहां पर बोला है कुल आगम और कुल लागत, कुल आगम कुल लागत के बीच का अंतर, कुल आगम कुल लागत के बीच का अंतर प्रॉफिट कहलाता है, लाभ कहलाता है। ऑप्शन पहला सही है। लो जी, यहां पर लो, 1 रुपए का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? डीजे सेठ, डीजे बज गया इसका। लो, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, किसका? वित्त सचिव का। अगर नहीं पता है तो जाकर के देखिए, यहां पर मैंने हाईलाइट किए 1 रुपए के नोट पर, तो पक्का इसके ऊपर सिग्नेचर किसका है, जाकर के चेक करिए। मैंने बताया कि भारत सरकार लिखा रहता है 1 रुपए के नोट पर, आरबीआई का नाम नहीं लिखा रहेगा। 2 रुपया और उससे बड़े मूल्य वर्ग के नोट पर आरबीआई का नाम रहता है, उससे छोटे जो 1 रुपए का नोट है उस पर आरबीआई का नाम कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी, तो ये भौकाल सीरीज के अंदर में क्वेश्चन करवाए थे। अगला देखो, यहां पर देखोगे किन्स के बारे में मैंने जिक्र किया है, प्रभावी मांग स्तर ही रोजगार को निर्धारित करता है। रोजगार कैसे तय होता है? जहां मांग की रेखा, पूर्ति की रेखा, सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की रेखा दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। डायग्रामेटिक बताया था। क्वेश्चन जो है, सॉरी, सेशन कब करवाया था? 22 फरवरी 2026 को। क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा? जी सर, बिल्कुल पूछा है। बात समझ गए होगे। कहां से कैसे क्वेश्चन सिलेक्टिव रहे? अच्छा जी, ये हमें क्वेश्चन तो करवा दिया मैंने, लेकिन पूछ रहा है क्या इसमें? अबर क्वेश्चन चेंज है, कह रहा है कि किसके पास नोट छापने का एकाधिकार है। यहां पर देखिएगा, मैंने लाइन बाय लाइन आपको चीजें मिलेगी। यहां पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय बैंकों को देश में नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। टर्मिनोलॉजी तक मैच करेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड जो होता है वो यूपी बोर्ड पूरी तरीके से एनसीईआरटी के वर्ड्स पर कमांड करता है और उसी वर्ड्स को लेकर के पूछता है सवाल, और मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान है, नॉलेज है, उसके बारे में पता है मुझे। तो ये सवाल देखा आपने, यहां पर अगर एकाधिकार शब्द का प्रयोग किया है तो हमने भी लिखा है, यहां पर देखा एकाधिकार। डायरेक्ट सवाल है आपके, नोटों की छपन छपाई किस सिस्टम से होता है वो भी बता दिया है, तो मैं यहां पर और क्या चाहिए था? व्यक्तिगत प्रयोजन डिटेल करवाया, वीवीआई, सोचा कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा 4 नंबर में, नहीं पूछा। क्या मैं करूं? डीजे सेट के अंदर में पूछा आपको, कहां पर? व्यक्तिगत प्रयोजन किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 8 था ये आपका ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा आपका, डिस्पॉइंट इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। यहां पर देखो फॉर्मूला लगा हुआ है जी, फॉर्मूला लगा हुआ है। अगला देखो, ये रहा बीबीआई क्वेश्चन। ये देखो, समग्र मांग यूपी बोर्ड 2026 में कितनी बार बताऊं, फॉर्मूला भी आपको करवाया, बंद अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था में, हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। यकीन ना हो तो यहां पर भी देख लो, दूसरी सीरीज हमने, हमारी जो न्यूमेरिकल सेशन था वहां से क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, यहां से भी मिल जाएंगे, सेम चीजें, सेम क्वेश्चन दो जगह पर। अगला देखो, इसके कितने सॉल्यूशन लोगे तुम बता दो। और कुछ जो लोग कहते हैं आपको, बार बार आपको समझाते हैं कि भैया पीवाईक्यूज नहीं पूछता, मैं भी कहता हूं पीवाईक्यूज नहीं पूछता यूपी बोर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि ये देखो, पीवाईक्यूज भी तो है, 2023 का क्वेश्चन है बीजी सेट का, और वही क्वेश्चन तो सेम यहां पर है, बस डेटा के साथ क्या है, दशमलव चेंज है। हमने भी बोला, बाकी लोग भी बताते हैं आपको, अच्छी बात है। यहां पर फोकस करिए, यहां देखिए रिवीजन सीरीज संपूर्ण वाला, मैक्रो के अंदर में ये, न्यूमेरिकल सेशन के अंदर में ये महायुद्ध, यानी कि जो है आपको न्यूमेरिकल सेशन स्पेशली जो हमने फोकस करके दिया था आपको 6 घंटे का केवल न्यूमेरिकल, वो यहां से जो क्वेश्चन। और क्या चाहिए था? क्वेश्चन नंबर 10 था आपका ये डीजे सेट का अंदर, जाकर के मैच करिए। अगला देखो, यहां पर ये मैंने डिटेलिंग करवाया था, कब आपको पता होगा? बिहार बोर्ड का जब मैंने वो करवाया था आपको लास्ट सेशन, जिस दिन एग्जामिनेशन था 2 फरवरी की डेट, 2 फरवरी के दिन, उसी से संबंधित सवाल यहां पर पूछे गए थे। अब इसमें मेरी गलती यहां पर हो सकती है कि मैंने लास्ट सेशन में शायद आपको भी करवा दिया होता, लेकिन टाइम इतने कम थे कि हर एक तरह के क्वेश्चंस को एनालाइज करना, उसको फिट करना, दोबारा से ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है चीजें कम से कम टाइम में। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पूरे साल भर मेहनत करिए और फिर गर्दा उड़ाइए, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे आप जो पढ़ने आते हैं उसमें आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाता, सिर्फ और सिर्फ आप तैयारी करते रह जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते रह जाते हैं। टीचर्स तो काम कर लेंगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस रखते हैं अपने पास, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर है, और दूसरा आपका हेल्थ ही है, जो कि आपको जो है कभी भी रुकने के लिए नहीं बोलता। आप चलते रहते हैं, लेक्चर देखते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 मिलेंगे डीजे सेट का, देखो सारा डीजे सेट का ही है। जिस भी बच्चे को इसका जो है वो पूरा पीडीएफ चाहिए, आप मुझे बता देना, टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे आपको हम, टेलीग्राम पर सारा जो उपलब्ध करवा देंगे, 5 स्टार जो देखना आपको, आप सभी बच्चों के यहाँ पर कमेंट्स भी रहे। तो मिलते हैं फिर से हम लोग इसी प्रकार के और भी अपडेट के साथ। लेकिन सर आप जाते जाते हमें ये तो बताओ कि सर हमारा अब पेपर अकाउंटेंसी और बीएसटी का रहेगा कैसे? असली राज तो यही था। देखा बच्चों आपने, सबूत क्या था, पेश कैसे मैंने किए, हर एक तरीके से। लेकिन मेरी हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी मुझे इतना एनालिसिस करना पड़ा, मुझे ये बहुत तकलीफ भी दिया और बहुत सुकून भी। बहुत तकलीफ इसलिए दिया क्योंकि बच्चे साल भर मेहनत नहीं करना चाहते, और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है कि बच्चे से वो क्वेश्चंस जो है वो जनरली करवा दिए जाते हैं जो क्वेश्चंस उसके पेपर में आए कि नहीं आए पता नहीं, क्योंकि टीचर्स तो सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाएंगे बच्चे आपको। कोई भी टीचर हो सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाएंगे।
उनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर ही बताएंगे। अब तुम बताओ मुझे कि तुम ईमानदारी से कितने दिन मेहनत करना चाहते हो। अगर साल भर का सिलेबस है, तुम साल भर के सिलेबस को अगर 2 घंटे में 5 घंटे में समाप्त करना चाहते हो, तुम कितने अंक हासिल करना चाहते हो उसमें। असल में भारत के अंदर में हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम नहीं है, डिग्री ले लिए लोगों की संख्या कम नहीं है, अच्छी गुणवत्ता के साथ पढ़े लिखे लोगों की संख्या भारत में आज भी बहुत कम है। हमने भी आपको सेशन के दौरान कहा था, हमने कहा था कि भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम नहीं है, अच्छी गुणवत्ता के साथ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है। हमने कहा कि चलो आज से ही इस कमी को दूर करते हैं और फिर से चलो आज से ही ऐसा कोई कहानी शुरुआत करते हैं। तो कहा जाता है ना कि जोश वही है, ताकत वही है, लेकिन भैया मेहनत अगर वही नहीं रहेगा, जुनून तो है अंदर में लेकिन शुरुआत से नहीं रहेगा, प्रैक्टिस तो करना चाहते हो लेकिन सिर्फ डायरेक्ट पेपर में जाकर के, तो अंक भी वही रहेगा, जो होना है होकर रहेगा। सो तुम्हारे पेपर बीएसटी जो पेपर है, हमारे सभी धुरंधर फैकल्टी आपको पता ही होंगे, है ना, किस तरीके से हर बार एक नए धमाके के रूप में आपको हर चीज प्रस्तुत करते हैं। और इस बार तो दबदबा कायम रहेगा यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि फुल एनालिटिकल क्वेश्चंस, जबरदस्त रणनीतियां, जबरदस्त रिसर्च, हर चीजें हो रही हैं दुम दबा करके, और सेशन का फायदा भी आप लोगों को मिल पा रहा है और इसी बात की मुझे खुशी है, इसी से मुझे ऊर्जा भी मिलता रहता है। विजय सर आपको थ्योरी वगैरह करवा रहे हैं, गब्बर सर आपको थ्योरी करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल सेशन भी करवा रहे हैं, आपको सारी चीजें करवाएंगे 1 बाय 1। अकाउंटेंसी का द एंड। रही बात बीएसटी का, तो बीएसटी के अंदर में ही दबदबा करके हर तरीके से रिसर्च एनालिसिस सब कुछ हो रहा है। उसकी फिक्र उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है लाला, सिर्फ तुम्हें जो ट्रस्ट बिल्ड किए हो ना शुरुआत से, जो विश्वास बनाए रखे हो ना शुरुआत से, वो विश्वास हमें चाहिए और विश्वास तुम्हें दिखना है। इस चैट्स में लिख करके तुम जाओगे कि हां सर हमें तो लग रहा था डिफिकल्ट है, लेकिन आपने हमारी आंखें खोल दी कि हमें पढ़ना साल भर है, 2 और 4 दिन नहीं। हम आपकी मेहनत तो सेंटर जाने से 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, इवन 2 घंटे भी पहले हेल्प करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आपकी ऊर्जा जब तक है तब तक मैं रहूंगा, तब तक हमारी टीम भी रहेगी। वो कहते हैं ना कि जब कॉमर्स वाला आपके साथ है फिर डरने की क्या बात है, वही वाली कहानी है। तो आप लोग जाइए, बीएसटी का पेपर सबसे इजी पेपर आपका रहने वाला होगा, ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा है और ऐसे जो है टीचर्स भी बात कर रहे हैं आपके। लेकिन अकाउंटेंसी की अगर बात कर लें, है ना जी, अकाउंटेंसी की अगर हम बात कर लें तो अकाउंटेंसी की पेपर जो है वो डिफिकल्ट नहीं रहने वाले, क्योंकि अकाउंटेंसी के पेपर के लिए आपको 2 धुरंधर मिल रहे हैं और दोनों धुरंधर इस बार जो है तबाही मचाने वाले हैं यूपी बोर्ड के अंदर में। सो ये पेपर आपका इजी नहीं बल्कि इसमें वेरी लगा दो, और वेरी कहने बाद लगा दो इजी भैया, क्योंकि यहां पर इस बार तो तगड़ा मचने वाला है। और इसमें आप इजी जो लिखे हो ना, इजी मतलब 100% चीजें करके जाओ, क्योंकि जो पढ़ाएंगे वही आएगा और वही पढ़ाएंगे जो तुम्हारे सिलेबस में है। इन सब बातों के बावजूद भी हम यूपी बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और यूपी बोर्ड के हर बच्चे तक इस सेशन पहुंचाना भी आपकी जिम्मेवारी है कि यूपी बोर्ड से हमारी बस मांग इतनी है कि जितने भी सेट्स अलग अलग तैयार हो रहे हैं, चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, बच्चे को डिफिकल्ट, मॉडरेट या कुछ भी इजी भी लग रहा हो, लेकिन आप हर एक सेट को सेम लेवल का तैयार जरूर किया करें। एक हमारी छोटी सी विनती है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। बच्चों के माइंड पर एक नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो पढ़ते हैं एकदम सेम टीचर से, लेकिन फिर उनके अंक जो डिफरेंट होते हैं वो तो बच्चे खुद जिम्मेवार होते भी हैं, टीचर्स भी जिम्मेवार होते हैं। और फिर आप एक अलग ही कारनामा अगर कर देंगे कि कुछ जगहों पर सेट आसान होगा, कुछ जगहों पर सेट मुश्किल होगा, तो इसमें बच्चे की यहाँ पर क्या गलती है। इसी बात के लिए आप सभी बच्चे इस वाले पूरे सेशन को आप, है ना, यूपी बोर्ड तक पहुँचा सकते हो, बच्चों तक पहुँचा सकते हो, क्योंकि हर एक जानकारी मैंने जो आपको दिया है वो आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ही है। कभी भी हमें जो है सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती कि इस तरीके से मैं आपके सामने ये चीज़ें खुलासा करता, ये चीज़ें आपको दिखाता कि हमने यहाँ पर करवाया, ये आया। टीचर्स का ये काम नहीं होता। टीचर्स का काम होता है सिलेबस और पैटर्न के अनुसार पढ़ाना, बाकी कंटेंट उसी हिसाब से पूछे ही जाते हैं।
तो स्वाभाविक सी बात है, आपको ये बातें समझ आ गई होगी कि अब हमें जब कभी भी फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन या फिर जो पेपर रह गए उसकी तैयारी करनी है तो हमें कैसे करना है। जितना पॉसिबल है 100% तक पहुंचने की कोशिश करिए कि सिलेबस को 100% कवर करें। पॉसिबल जो नहीं है उसको रहने दीजिए, बट जितना भी पढ़ें ईमानदारी से पढ़ें। आज की इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी वीडियो अपडेट के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय कॉमर्स।